वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। 21 राज्य की 102 लोकसभा सीटें, जिसमें पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इसी बीच इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले चरण के लिए वोटिंग सतत किए जा रहे हैं और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और अपील भारत 24 की आपसे यही कि अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है और आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर पोलिंग बूथ पर जाइए और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार की जा रही है। बिहार में 20.42% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। पहले चरण के लिए वोटिंग लगातार की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 33.56% वोटिंग अब तक हो चुकी है। असम में 27.22%, बिहार में 20.42% वोटिंग अब तक सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। ये परसेंटेज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 20.12% वोटिंग, जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 22.60% वोटिंग हो चुकी है। लक्षद्वीप की एक सीट पर लोकसभा चुनाव है। 16.33% वोटिंग सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 30.45%, महाराष्ट्र में 19.17% वोटिंग अब तक हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और ग्राउंड से हम तक जानकारी और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। तो जम्मू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अस्मित जमुई से, केशव झा कोयम्बटूर से मौजूद हैं, प्रिया इस वक्त गांधीनगर में मौजूद है, जहां से अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह का नामांकन होने वाला है। सबसे पहले अस्मित, आपके पास आते हुए, बड़ा हॉट सीट है जमुई, और जमुई पे जो दाव खेला गया है वो बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, आज जमुई सीट को लेकर के जो अटकलें लग रही थी कि जमुई किसका होने वाला है, इस समय वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं और क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल शिखा, देखिए जमुई के एक बूथ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और अब तक जमुई में जो परसेंटेज वोटिंग हुए हैं वो 19.33% तक वोटिंग जो है वो जमुई लोकसभा क्षेत्र में अभी हो चुका है। और तेजस्वी यादव अहंकारी बनकर चिराग पासवान को गाली दे या रामविलास जी को गाली दे, बाप बेटे को गाली दे, उनके खानदान को गाली दे, तेजस्वी अहंकार से कुछ नहीं होता। अहंकार भंग होता है जनता के वोट से। आपका अहंकार भंग होना तय। आज नामांकन करने पहुंच रहे हैं आप? स्वाभाविक है, बिहार में 40 सीट पर एनडीए लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी भी 40 सीट पे लड़ रहे हैं और बेगूसराय भी उसमें एक। अस्मित, अपनी बात पूरी कीजिए। वो पड़े हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए जमुई के एक बूथ की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, सुबह 7 बजे से वोट करने के लिए पहुंचे थे लोग और जैसे जैसे समय गुजर रहे हैं वैसे वैसे लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है वो लगने लगी हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मेरे ठीक बगल में जो है पुरुष के लाइन के ठीक बगल में महिलाओं की भी लाइन है, कतारें हैं, वो भी वहाँ पे पहुंची हुई हैं। क्या मुद्दे हैं, इस बार जमुई में कैसा विकास होना चाहिए, कुछ लोग वोट देने आए, उनसे बात करते हैं। इस बार जमुई का मुद्दा क्या है? बस विकास के नाम पे वोट हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो, विकास हो, इसी पे वोटिंग हो रहा है। आज जो देश में मतलब हथियार हम लोग खरीदते थे, आज हथियार हम बेच रहे हैं, तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो ये है कि हमारे देश आज दूसरे कंट्री पे डिपेंड कर रहता था 100%, लेकिन आज जो है तो कुछ आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें लौटती हूँ। देखिए इस समय गांधीनगर में पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह अपने नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए। प्रिया मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल करने वाले। इससे पहले कल मेगा रोड शो किया और जाहिर है व्हेन इट इज अबाउट गृह मंत्री अमित शाह तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और गांधीनगर में पूरी तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज हैं, जो वोट्स हैं, वो हमेशा बीजेपी के फेवर में रही। और जाहिर है क्योंकि इस समय देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में, तो उस समय यहाँ वहाँ पर कैसा माहौल आपको नजर आ रहा है?
बिल्कुल शिखा, सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हलचल इस वक्त काफी ज्यादा तेज हो गई है। जैसा कि आपने जानकारी दी, सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे कलेक्टर हाउस और यहीं पर दरअसल अमित शाह अपने नॉमिनेशन को फाइल करेंगे। और जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि उनके प्रस्तावक के रूप में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और कुछ जो स्थानीय नेता है उनके भी यहाँ पर मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब गांधीनगर इस पूरे क्षेत्र की बात होती है तो 1989 से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर कमल खिलाया वो सिलसिला लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। पिछली मर्तबा 2019 में पहली मर्तबा यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्हें अपार सफलता मिली थी। उस वक्त जो जीत का मार्जिन था शिखा, वो 5 लाख से ज्यादा था और बीजेपी के लिए वो अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस बार 2024 में ये लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि उसको दोगुना करना, यानी कि 10 लाख के मार्जिन से जीत हासिल करनी। और इसी को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त गांधीनगर पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त वो यहाँ पर कलेक्टर हाउस पहुंच जाएंगे। और सबसे अहम है यहाँ पर शिखा, क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो हम देखते हैं कि तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है। अभिजीत मुहूर्त में ही नॉमिनेशन को फाइल किया जाएगा। 12:39 पर जो शुभ मुहूर्त है उसी वक्त यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे। और इससे पहले भी किसी भी वक्त वो यहाँ पर आते होंगे, क्योंकि आज जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि कल एक भव्य रोड शो उन्होंने गांधीनगर में किया था, अहमदाबाद में किया था और आज नामांकन भरने का दिन है। कलेक्टर ऑफिस वो किसी वक्त पहुंच सकते हैं शिखा। बिल्कुल। एसएन सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा एसएन सिंह जी, जैसे मैंने कहा गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ गुजरात की बात नहीं है। जिस तरीके से नेतृत्व करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े हैं, उसके बाद भाजपा जो है बहुत ही कमांडेबल स्टेट में इस वक्त पहुंच चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि 2024 टारगेट नहीं है आपका टारगेट है 2047। क्या है वो बुनियाद जिस पर आप 2047 के सपने देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी कह चुके हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी इस बात को जगह जगह चुनाव रैलियों में भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है वो भारत को विकसित बनाने का संकल्प है। वो तभी पूरा हो पाएगा जब संपूर्ण भारत के लोग ये ठान लेंगे, क्योंकि केवल पार्टियों के ठानने से नहीं होता। अगर मजबूत सरकार बनती है तो आप देखिए इसके क्या क्या फायदे होते हैं। मजबूत सरकार बनती है तो देश में जो 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान होता है वो समाप्त हो जाता है। पूरे देश में एक कानून लागू हो जाता है। लगभग 800 ऐसे कानून थे जो जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे, आज संपूर्ण कानून संपूर्ण भारत में लागू हो रहा है। और भव्य राम का मंदिर बन जाता है, महिला सशक्तिकरण पे कार्य हो जाते हैं। ऐसी महिलाएं जो 3 तलाक के नाते बहुत सारे अत्याचार अन्याय को झेल रही थी, एक अच्छा कानून आ जाता है। 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ जाते हैं। और अभी देखेंगे न्यूज आपके भारत 24 चैनल पर ही बहुत सारे लोग बता रहे थे कि आज रक्षा युद्ध का ऐसा निर्माण हो रहा है जिसका निर्यात किया जा रहा है। बॉर्डर पे बड़े बड़े कॉरिडोर बन रहे हैं। तो इस विकसित भारत संकल्प को जब सभी लोग मन में ठान लेंगे, प्रण कर लेंगे कि एक मजबूत सरकार बनाने का क्या क्या फायदा होता है। G20 नहीं, इससे भी बड़े भारत में ओलंपिक होगा और भारत में निर्मित बहुत सारी ऐसी चीजें, जब कोरोना कालखंड आता है तो भारत जो स्वनिर्मित वैक्सीन भारत के लोगों को तो मदद करती है। जो चुनावी मुद्दे फिक्स किए उस पर खरी उतरी है, इसलिए सपना आप 2047 का देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में विश्वास पैदा किया जनता के बीच में कि जब जब एक मजबूत सरकार होती है, मजबूत इरादे के साथ, और प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व होता है, क्योंकि कहा गया है वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। जब संपूर्ण लोगों के पास आवास होगा, सबके घर में उजाला होगी, सबको उज्ज्वला मिलेगा, किसानों को सम्मान निधि होगा, गरीब कल्याण की योजनाएं चलेंगी, तो निश्चित तौर पर विकसित भारत बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, राकेश शेट्टी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश जी। देखिए, अलग अलग चुनावी मुद्दे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आरएलडी हो, अलग अलग चुनावी मुद्दे के साथ 2024 के रण में उतरी है। आप कांग्रेस के लिए ये कितना सफल होते हुए ये चुनाव देख रहे हैं, ये जानते हुए कि जो आपके सहयोगी दल आपके साथ जुड़े धीरे धीरे कहीं ना कहीं छुटक गए। ममता दीदी कहती हैं कि भाई देखिए, बंगाल में तो हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। एक मिला जुला करके बिहार आपके लिए बचा है, जहां पर लालू परिवार जो है आपसे अलग होकर काम नहीं कर रहा और किसी तरीके से आपने अखिलेश यादव को भी मनाने में आप कामयाब रहे। लेकिन क्या अखिलेश और लालू पर आप 2024 का चुनाव, जो कम से कम आंकड़े आप सोच रहे हैं, वो जीत पाएंगे आप? नमस्कार सभी को। सबसे पहले आपके स्क्रीन में जब जब अमित शाह आते तो मुझे याद आ जाता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन किया था तो अमित शाह जिस बैंक के, अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है, वहां पे 745 करोड़ रुपीस काला धन
डिपॉजिट किया गया था, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स को नोट बदलने का प्रक्रिया से दूर रखा गया। कोई बात नहीं, आपके सवाल पे आता हूं। आज ये इंडिया अलायंस की बात नहीं है, आज ये है कि 10 साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे एक बहुत अच्छा बहुमत मिला, 2019 में भी उनको बहुत अच्छा बहुमत मिला। आज भारतीय जनता पार्टी एक 10 काम बता दे कि ये 10 सालों में ये 10 काम हमने पूरा किया है। क्योंकि आज अब देखो कि नौजवान है तो वो बेरोजगार है। आप हमारी इंडियन आर्मी की बात करें, 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, सुन के अच्छा लगता था हमें, मगर आपने तो पेंशन ही नहीं देना पड़ेगा इसलिए अग्निवीर कर दिया। किसानों का आय आप दुगना करने वाले थे, हमें ऐसा विश्वास था मोदी जी के ऊपर कि वो जैसा बात कर रहे हो सकता है, मगर हमने देखा कि आज दिल्ली आने से मना कर दिया, किसानों को बैरिकेड लगा दी। आप नौजवानों का हाल देख लो ना, आज 3 में से 2 नौजवान बेकार है, ये आज की डाटा है। आज इंडिया में जितनी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, आप इन्फोसिस बोलो, टीसीएस बोलो, आज का सब न्यूज़पेपर ओपन करके आप देख लीजिए, सबको ले ऑफ किया जा रहा है, नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। सिर्फ एक भोकाल तैयार करना और कहना कि हम दुनिया की सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, चुनावी मुद्दे अलग हैं कांग्रेस के, और उसी के साथ चुनावी रण में कांग्रेस इस वक्त उतरी हुई है। मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानव जी, टीएमसी करना क्या चाहती है? फिर संदेश खाली का मुद्दा जब बीजेपी भुनाती है तो आप कहते हैं कि संदेश खाली को पकड़ लिया, लेकिन जब आपको पकड़ने का मौका मिला एंड दैट वाज कांग्रेस अलोंग विद द अदर पार्टीज, तो फिर आपने साथ छोड़ दिया, आपने कहा नहीं वेस्ट बंगाल में तुझे हम अकेले लड़ेंगे, ऐसा क्यों? पहले तो आपके माध्यम से सारे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र का पर्व है, अपना देश मैं चाहता हूं, मैं हर युवाओं को चाहता हूं कि वो आए और अपने लिए इस देश के भविष्य के लिए वोट दें। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि आइए और इस लोकतंत्र के पर्व पे घुल मिल के शामिल हो, दिखा दें ये भाजपाई भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को कि भाई देश अब बरगलाएगा नहीं, अब आप देश को बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। जहां तक बात है टीएमसी की, माँ माटी मानुष की, तो ममता बनर्जी एक लौती महिला मुख्यमंत्री है पूरे देश में, और नाक में दम कर दिया है ये भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारियों को अपने साथ बैठा लेते हैं, जुमला ये देते रहते हैं, और पार्टी तो ये है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप संदेश खाली की बात करते हैं ना मैडम, तो संदेश खाली में जब ये इंसिडेंट होता है तो हमारी नेत्री हर घर पहुंचती है अपने नेतागणों के साथ। क्या बात हमारी जो टीएमसी मानव जी, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, बट संदेश खाली के मामले में क्या हुआ हम सबने देखा है सर। मैं बहुत होल हार्टेडली आई एम सेइंग मानव जी, मुझे बहुत दुख हुआ संदेश खाली, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक महिला है। संदेश खाली का मामला एक राजनीतिक मामला नहीं है सर। आई कैन सिंग विद यू, मणिपुर हो रहा था तो बड़ा दुख हुआ होगा मुझे। हमारी मणिपुर मुद्दा भी सर यही, इसी का फायदा या नुकसान बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी, उसे झेलना पड़ेगा। खड़ी थी वो जब जंतर मंतर में अधिवेशन कर रही थी और उनको भजीका जा रहा था, आपको बड़ा दुख हुआ होगा, आपको बड़ा दुख हुआ होगा। हमारे जो किसान दिल्ली में आके उनको उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, रबर बुलेट चलाए गए, हमारे किसान के बच्चे मारे गए, आपको बड़ा दुख हुआ होगा। हमारे जो युवा अग्निवीर के लिए शहीद हो गए, आप संदेश खाली का जवाब मानव जी, आप संदेश खाली का जवाब, आप संदेश खाली का जवाब बाकी हुए हादसों से कंपेयर करके दे रहे हैं, तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। सॉरी टू टेल यू मानव जी, मुझे आपने जितने भी तमाम मुद्दे कहे मणिपुर हिंसा से भी रिलेटेड, आई एम सेइंग यू मणिपुर से भी रिलेटेड, क्या भारत 24 ने वो खबर नहीं दिखाई? क्या हमने उस पर विश्लेषण नहीं किया? Being a woman, I feel for that moment also. I do. I am seeking for an answer for you. मुझे आपसे जवाब चाहिए. I am not asking you to compare the moments. मैडम मैंने तो आपके साथ समन्वय बनाया ना, मैं तो जानता हूँ कि आप बहुत दुखी हैं। मैं हूँ। मैंने तो इतने इस देश की हर एक महिला होगी, हर एक पुरुष होगा और होना चाहिए। किसान जो मारे गए दिल्ली बॉर्डर, मैंने देश के बॉर्डर में नहीं, दिल्ली बॉर्डर। सभी से लौट के एक बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। चुनाव ड्यूटी के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हो गए हैं। धर्मगढ़ के
चिहका गांव के पास ये ब्लास्ट हुआ है, आईईडी हमला हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। चुनाव ड्यूटी के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हो गए हैं, ये एक बड़ी जानकारी। मैरमगढ़ के चिहका गांव के पास दरअसल ये ब्लास्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मानव जी, आई कम बैक टू यू और मैं सर्वेश जी आपके पास भी आती हूँ, लेकिन उससे पहले केशव कोयम्बटूर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। केशव, बड़ा हॉट सीट रहा है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर को लेकर के जो कोशिशें अन्नामलाई द्वारा भी होती रही, बीजेपी करती रही है, क्या समीकरण बनते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल सीखा है, क्योंकि आज 21 राज्यों के जिन 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें तमिलनाडु के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा सीट पर इस वक्त तमिलनाडु में वोटिंग चल रही है। इस वक्त तस्वीरें मैं कोयम्बटूर से दिखा रहा हूँ, एक पोलिंग बूथ पे हूँ, और यहाँ पे देखिए सुबह से ही मैं देख रहा हूँ अलग अलग पोलिंग बूथ पर बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो खास तौर से निकल कर वोटिंग करने के लिए आ रही हैं। अभी भी आपको देखिए मतदान के केंद्र पर किस तरह से मतदान के लिए लाइन में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ की लोकल महिलाएं हैं वो आपको लगी हुई दिख सकती है, क्योंकि कोयम्बटूर इसलिए महत्वपूर्ण सीट है ना सिर्फ तमिलनाडु के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि अन्नामलाई जो कि खुद तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में है, और उनका जो पिछले 3 साल का अगर पद यात्रा देखें, मेरी भूमि मेरे लोग, वो बहुत फेमस हुआ है खासतौर से तमिलनाडु में। और बीजेपी का जो मिशन साउथ है और 400 पार के जो नारा एनडीए दे रही है उसमें बीजेपी को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि तमिलनाडु में इस बार कुछ ज़्यादा सीट बीजेपी के नाम होगी, और इसीलिए जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से बयां करी। अगर बात करें तमिलनाडु की दूसरे सीटों की, चेन्नई साउथ सीट से तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पी चिदंबरम के बेटा को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा हुआ है। आपके पास तजम्मुल उधमपुर से जितेंद्र सिंह वर्सेस लाल सिंह का मुकाबला है, जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या तस्वीरें मिल रही है, समीकरण क्या कह रहा है? बड़ा क्विक अपडेट दीजिएगा प्लीज। तस्वीरें बिल्कुल ज़्यादा अच्छी नहीं है। वोटिंग परसेंटेज 22 डिग्री के आसपास ही अभी तक, हालांकि बारिशें हुई और अब धूप निकल गई है। जो जो वक्त आगे बढ़ेगा तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लाल सिंह की जो चुनौती है वो बराबर चल रही है, और बानीहाल, रामबन, चनानी से लेकर डोडा, भद्रवाह, कठवा, बनी, बसोली और उधमपुर के आसपास में जो है मौसम खुल गया, और जितनी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगी उतना मुकाबला 35 से 370 खत्म होने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है, और इस बड़े चुनाव में 2 बड़े दिग्गज नेता लाल सिंह का मुकाबला जितेंद्र सिंह के साथ होगा, और जीएम सरूदी जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर हैं, उनका वो कितना वोटिंग परसेंटेज हासिल करता है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इस मुकाबले को देखने के लिए अभी से दर्शक जो है टेलीविजन के साथ लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं, और आने वाले वक्त में आप पता चलेगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि इस वक्त कठुआ में मौजूद हैं, और चौधरी लाल सिंह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपने जितने समर्थक हैं उनके पास जाते हुए नजर आए, लेकिन मुकाबला बहुत क्लोज हो सकता है। अक्षय रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, बीजेपी, सपा और बसपा, क्या चुनावी समीकरण वहां? देखिए, निश्चित रूप से रामपुर की सीट काफ़ी हॉट सीट है, और यहाँ पर हालांकि आजम खान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अभी भी जो उनका प्रभुत्व भी देखने को मिल रहा है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज की बात करें रामपुर में तो सिर्फ 20.71% ही वोटिंग हो पाया है, और जो सबसे कम है जो सोशल एलिमेंट से जो खुला घूम रहे हैं और प्रोवोक कर रहा है पुलिस को और जो है टीएमसी का गुंडा को, ताकि लोग जो है बूथ तक ना जा पाए, इसका प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। तो निश्चित प्रमाणिक को इस वक्त आप सुन रहे थे। नीति जी, अब आपसे मैं रिएक्शन चाहती हूँ। देखिए, चुनावी मुद्दे जितने भी हैं, और मानव जी फिर आई विल गेट बैक टू यू, रिपोर्टर्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अब गेस्ट का रुख कर लेते हैं। अब नीति जी देखिए, चुनावी मुद्दे अलग अलग, चुनावी उन मुद्दों पर बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरएलडी हो, हर एक व्यक्ति अपनी सीट को पाने की कवायद करता रहा है, लेकिन जनता फैसला करने वाली है 4 जून को। इस समय जो सिचुएशन बनी है, राम मंदिर पूरा करके सीए के मुद्दे को सामने रखकर, फिर वेस्ट बंगाल में आप देख लीजिए जो संदेश खाली का मुद्दा था, इसके साथ ही काला धन की वापसी की जो मांग थी विपक्ष, ये तमाम मुद्दे इस समय लोगों के सामने सर्कुलेट हो रहे हैं। अब क्या कुछ नजर आ रहा है आपको, आगे होना क्या है?
ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, शिखा जी, मैं मानव जी को यहाँ पे थोड़ा सा एड्रेस करूँगी कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ मुद्दों पर तो हम सबको मानवता का परिचय देना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हम कैसे एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं। संदेश खाली की महिलाओं के लिए तो हम संवेदनशील नहीं है, लेकिन हम मणिपुर की महिलाओं के साथ अत्याचार को हम काउंटर करते हैं। हमारे लिए सारी ही महिलाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे उनके साथ जो भी अत्याचार है उसको एड्रेस करना पॉलिटिकल पार्टीज की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखिए, अगर मणिपुर का जो केस आया था कुकी और मैती समाज के अगेंस्ट जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके अंतर्गत एजिटेशन हुई थी और गृह मंत्रालय ने उसको सशक्त तरीके से वहाँ पे उसको एनकाउंटर भी किया था। और जिस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया था। लेकिन पैरेलल अगर आप देखें संदेश खाली में किस तरीके से संरक्षण प्रदान किया गया शाहजहां शेख को, और उसके बाद कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तरीके से एक फीमेल फैक्टर को आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। केंद्र ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पूर्ण रूप से माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक महिलाओं को एड्रेस किया है, चाहे शौचालय देने की बात हो, चाहे सेना में उनको कमीशन में देना हो, चाहे लखपति दीदी के माध्यम से उनको सशक्त बनाना हो, हर रूप से 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को इस अभिशाप से आज़ादी देनी हो, और माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे वो किसानों का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। आज हम 6G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज भारत के रक्षा तंत्र की बात होती है, हम चौथी बड़ी डिफेंस फोर्सेस हैं। हम जहां पे एक टाइम पर विपक्ष के शासनकाल में एक बंदूक की गोली तक हम बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो द काइंड ऑफ ग्लोबल पोजीशनिंग ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो 2024 के चुनाव हैं ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है भारत के लिए। हम 2047 की आज बात कर रहे हैं, उस रोड मैप के साथ आगे बढ़ते हुए इस पर वोट करती है और कितना महसूस करती है, ये एक अहम सवाल है जिसका जो परिणाम है और इसका जो जवाब है 4 जून को मिलेगा। फराज किदवई जी भी है हमारे साथ, प्रवक्ता सपा के इस वक्त हमारे साथ मौजूद। फराज जी, उत्तर प्रदेश के ही समीकरण के बारे में आपसे पूछूंगी। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी की जो है बी टीम बन गई है बीएसपी, अब जब इस बार प्रत्याशी टक्कर की उतार रही हैं, अच्छा इसी बीच चिराग पासवान क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। जी का नाम हो, चिराग पासवान का काम हो, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की मजबूती हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी का सहयोग हो, ये तमाम परिस्थितियां मिलकर जमुई में एक तरफा आज की तारीख में माहौल बना हुआ है। और बिना किसी संदेह के मैं ये कह सकता हूँ कि जमुई की सीट एक बड़े मार्जिन से हम लोग जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल बिहार की चारों सीटों पर है। जिस तरीके से गठबंधन ने मजबूत होकर हम लोगों ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाया, और ये एक ईमानदार एकता गठबंधन की दिखी। आप देखिएगा इंडिया अलायंस ना के बराबर उनके नेता कहीं आए, सिविक राजद के नेताओं को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई कांग्रेस का बड़ा नेता अभी तक, पहले चरण का प्रचार थम गया है, वोटिंग हो गई है। अच्छा देखिए, चिराग ने बहुत ज़्यादा मेहनत की बीजेपी के साथ के लिए, लेकिन एक दमखम के साथ चिराग नज़र भी आए थे कि भाई देखिए बीजेपी से अगर सीटें नहीं मिली तो फिर जो है बैकआउट कर सकते हैं, और वही दमखम यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। सर्वेश मेरे सहयोगी मेरे साथ गया से बने हुए हैं। सर्वेश, वहाँ क्या समीकरण, क्या तस्वीरें मिल रही हैं, वोटिंग परसेंटेज कैसे नज़र आ रहे हैं वहाँ? सर्वेश, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? चलिए दोबारा कनेक्ट करते हैं सर्वेश को। फराज किदवई, आपसे सवाल मेरा ये था कि चलिए मात्र अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ले, आप कहते थे कि बसपा जो है बीजेपी की बी टीम बन गई है, लेकिन इस बार मायावती ने बड़ा गेम चेंजिंग किया। ना तो वो इंडी गठबंधन का हिस्सा बनी, और इंडी गठबंधन का हिस्सा तो नहीं बनी, बीजेपी के टक्कर वाले उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या बसपा अब वोट कटवा की जगह पर कहीं ना कहीं चुनौती जो है वो बीजेपी को दे रही है, लेकिन चुनौती आपके लिए भी उतनी है? देखिए, मैं बिल्कुल आप बसपा की बात का भी आपको जवाब दूंगा, लेकिन मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और उन्होंने एक बात की कि पूरे देश पर एक कानून लागू है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एक बार पढ़ लिख करके डिबेट में आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर आया करें। इनसे पूछिएगा, ये परसों की ये द हिंदू की एक रिपोर्ट है, और उनसे बोलिएगा कि आर्टिकल 371 जरूर पढ़ लेंगे, जो कहता है, आर्टिकल 371A कहता है कि दैट नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द नागास एंड सो ऑन।
इसके अलावा जो अभी उत्तराखंड में इन्होंने यूटीसी लागू किया है, वो बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर नहीं लागू किया है, और तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर अभी स्पेशल प्रोविजंस और स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। एसएन सिंह साहब से बोलिए कि जैसे लोकतंत्र को हाईजैक कर लेते हैं, तो छल किया होगा उत्तर प्रदेश की जनता से, कुछ तो विश्वासघात किया होगा उत्तर प्रदेश की विकासवादी जनता से। इस नाते जनता ने आपको स्वीकार किया, आप चर्चा उस पर करिए। हम पुरानी चीजों को जाएंगे कि कैसे अपराधियों का साथ देते थे। अरे 2013 की घटना भूल गए, इसी में होली भी पड़ जाता है और उसी दिन जुमे पड़ जाता है। किदवई जी को बात पूरी करने दीजिए। आप चर्चा जिस सिंह जी प्लीज, अरे शिखा जी तो मैं आऊंगी ना, आप जवाब दीजिएगा। इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। तो रोकिए, हाँ, व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना है। अब किदवई जी, राय आप जाके अखिलेश जी को दीजिए। किदवई जी, वो पढ़ लिख कर क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, एसएन सिंह जी, ओके, आई कम बैक। ठीक है, किदवई जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप इनको बुलवा लीजिए, इनसे कहीं और बोले। किदवई जी, हम चुनावी मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि आज के दिन पर ये चुनावी मुद्दे डिस्कस करना इज मोर इम्पोर्टेंट। आप बताइए, आप बोलिएगा इनसे, एसएन सिंह जी से, कि मेरी बात ठीक से सुनेंगे। देखिए, भारत 24 एक बहुत प्रतिष्ठित और बड़ा चैनल है, उस पर हम लोगों को कोई भी प्रवक्ता हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे दर्शक भ्रमित हो। मैं फिर से बोलूंगा कि आर्टिकल 371A पढ़ेंगे, उसके बाद में बोलेंगे कि पूरे देश में पूरी जनता पर एक तरह के कानून लागू हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये लोग रटी रटाई चीजें, मैं इनको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो एक बोलते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और मोदी जी ने इसको विश्व गुरु बना दिया। यस, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 2004 से लेकर के और 2014 तक जो रियल जीडीपी ग्रोथ थी वो क्या थी? इनको पता ना हो तो मैं बता देता हूं, 6.8%। और एनडीए के शासनकाल में पिछले 10 साल में जो रियल जीडीपी, सारी ताकत यहाँ पर लगा दी, लेकिन नकुलनाथ का जो फैन फॉलोइंग है, कमलनाथ जी की जो बेस है, उसको हिलाने में कितने कामयाब हुए? 4 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इलेक्शन के दौरान कई अपने छोड़कर गए और आज इलेक्शन वाले दिन वो वापसी करते नजर आए। ऑडियो वायरल हो रहा है, महापौर का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं। तो जो हम नारा देख रहे हैं, बीजेपी की कोशिश कर रही है कि अब की बार छिंदवाड़ा पार, 400 पार, जमीन क्या कह रही है मध्य प्रदेश की? मुझे पूरा भरोसा है छिंदवाड़ा की जनता पर। शुक्रिया सर। तो छिंदवाड़ा की जनता पर नकुलनाथ जी का पूरा भरोसा है, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की मेहनत कांग्रेस ने की है उसका प्रतिफल उनको ज़रूर मिलेगा, और यही कारण है कि वो बूथ बूथ का दौरा कर रहे हैं। और जिस वक्त हम उनके साथ थे उन्होंने बूथ का मुआयना किया और बहुत सेटिस्फाई वो नज़र आ रहे हैं। इस बीच में बड़ा डेवलपमेंट आज ये हुआ है कि जो महापौर छिंदवाड़ा के छोड़ के गए थे कांग्रेस पार्टी को, आज वोटिंग वाले दिन वो वापसी करते हैं। साथ ही साथ जो प्रतिद्वंद्वी हैं बंटी साहू, उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसको लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है, और छिंदवाड़ा की जो लड़ाई है बहुत ही रोचक मोड़ पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24, छिंदवाड़ा। तो मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट, जहां पर पकड़ जो है कांग्रेस की बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़ी है। नकुलनाथ इस बार चुनावी मैदान में हैं, और इमरान मसूद से इस वक्त हमारी सहयोगी पलक बातचीत कर रही हैं, आपको सीधा सुनाते हैं। संविधान बदल देंगे, तो इस संविधान को बचाने का चुनाव है। लोगों ने संविधान को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ जनता का। लोगों ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, वो उस वचन को। तो इमरान मसूद को इस वक्त आप सुन रहे थे, चुनावी रण में है इमरान मसूद, और हमारे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अस्मित जमुई से हमारे साथ है, और इसके साथ ही गया से सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आपके पास आते हुए जरा वहां पे तस्वीरें दिखाइए और वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है, लेकिन उससे पहले अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। Country has progressed in the last 10 years from fragile 5 to the first 5. How country has progressed under Modi ji's leadership in the last 10 years and has earned a name globally. Now the people want to see the continuity and stability, and also see India to grow as the 3rd largest economy in the next 3 years. Sir, DMK and India Alliance is going to have sweep in Tamil Nadu. I think let them dream during the daylight. You could see the sea of change in the state of Tamil Nadu. People looking at BJP as a ray of hope, as an alternative in the state of Tamil Nadu, and I'm sure this time it's going to be a historic vote in the state of Tamil Nadu. ये दुनिया का सबसे
बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र भी है, लेकिन सबसे युवा आबादी वाला देश भी है। 18 वर्ष से ज़्यादा के युवाओं से मैं इतना ही कहूँगा, आइए बड़ी तादाद में और वोट कीजिए। चुनिए एक मजबूत सरकार जो जैसे देश आगे बढ़ रहा और आगे बढ़े और हमारा देश इसी तरह से विकसित भारत भी बने। क्योंकि आप 18 साल से ज़्यादा वालों को ये भी कहूँगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आपके वोट का बहुत महत्व है। तो पहला वोट देश के लिए, आइए बड़ी संख्या में देश के लिए वोट कीजिए और बना दीजिए विकसित भारत को। सचिन पायलट ने कहा है कि ठाकुर को आप इस वक्त सुन रहे थे और चप्पे चप्पे पर इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं ताकि आप तक जो तस्वीरें हैं चुनाव की वो पहुंचा सके। मेरे सहयोगी सर्वेश इस वक्त गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही असमत हमारे साथ जमुई से हैं। सर्वेश, जरा तस्वीरें बताइए और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के क्या हाल है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो बिहार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प हो जाता है, आंकड़ों के हिसाब से भी और पार्टियों के हिसाब से भी। क्या तस्वीरें मिल रही है वहां से? देखिए शिखा, सुबह से अभी तक जो मतदान हुआ है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 15% वोटिंग हो चुकी है। अभी भी लोग लाइनों में लगकर अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। और तमाम ये जो आपको दिखा रहे हैं हम रमना का जो इलाका है जहां गया का, वहां पे ये राजकीय कन्या विद्यालय है जहां पे बूथ बनाए, कुल 4 बूथ यहाँ बनाए गए हैं और तमाम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ करने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोगों का आना जारी था, लेकिन जब से धूप चढ़ी है और लू चलना शुरू हुआ है, लू के थपेड़ों के बीच अब लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और उस लोगों की तादाद में थोड़ी कुछ कमी आई है जब से धूप ज़्यादा हुई है। तो ये अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, अब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने अपना वोट कास्ट किया क्या? हाँ। मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे सही पूछे तो विकास का ही मुद्दा है और तो कुछ है नहीं। क्या लगता है किस पे भरोसा है? भरोसा तो सभी पर है, लेकिन तो वोट तो अपने हिसाब से ही कास्ट करेगा आदमी। बिल्कुल, वोट अपने हिसाब से कास्ट करेगा। पर पीएम मोदी यहाँ आए, विपक्ष के लोग भी यहाँ आए, जितने तरह के दावे किए गए तमाम लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं कि मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। लगता है कि 400 के पार हो पाएगा? हो सकता है कि पार हो जाए, ऐसा तो संभावना भी है और हम लोग भी चाहते हैं कि हो जाए। तो लोग भी चाहते हैं कि 400 के पार हो। आप मैडम, आपने अपना वोट कास्ट किया? हाँ, वोट किया। कोई असुविधा हो रही है वोट का? कोई असुविधा नहीं है, बहुत अच्छे से वोट पड़ रहा है सब कुछ। क्या लगता है जो 400 के पार का जो सपना पीएम मोदी का है, विपक्ष कह रहा है कि वो सफल नहीं होने वाला, आपको क्या लगता है? किसी के सोचने से तो कुछ होता नहीं है, जो मतदान होगा उसी के अनुसार रिजल्ट भी आने वाला है। भरोसा किस पे है? भरोसा विकास पर है। भरोसा विकास पर है। आपको किस पे भरोसा? सर्वेश, लगातार नजर आप बना कर रखिएगा। अक्षय हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और अक्षय इस वक्त मौजूद है रामपुर में। अक्षय, रामपुर की जो सीट है बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है और चूंकि यहाँ से घनश्याम मोहिबुल्ला और जिशान के बीच में जो है मुकाबला हो रहा है और ये मुकाबला त्रिकोणीय वहाँ नजर आ रहा है क्या, या फिर ये लग रहा है कि सपा के खाते में जो है वोटिंग ज़्यादा होगी या फिर बीजेपी का वर्चस्व वहाँ पर आपको नजर आ रहा है? और देखिए, कांटे की लड़ाई यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है सपा और बीजेपी के पक्ष में। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि दोनों प्रत्याशी अच्छी मार्जिन से ऐसा लगता है कि दोनों को वोटिंग परसेंटेज जा रहा है। लेकिन सबसे जो दुखद बात है कि अभी तक वोटिंग परसेंटेज तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रहा है। वो घनश्याम लोधी के लिए भी नुकसान कर सकता है और सपा कैंडिडेट के लिए भी नुकसान कर सकता है। 20% अभी तक वोटिंग हुई है और क्योंकि अब धूप तेज़ होने लगी है तो बहुत गिने चुने लोग ही रामपुर में मतदान करने पहुँच रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि चमरौआ जो बूथ है वहां पर बूथ नंबर 182, 183 और 185 पर पुलिसकर्मियों ने कुछ लोगों को वहां से भगा दिया, मतदान नहीं करने दिया। ये गंभीर आरोप सपा ने लगाया है। लेकिन साफ तौर पर है कि अब वोटिंग परसेंटेज किस तरह से बढ़ता है उस पर सभी की नजर रहने वाली है, क्योंकि अगर यूपी की 8 सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा सहारनपुर में वोटिंग हुई है लगभग 30% के आसपास। उसके बाद पीलीभीत और बिजनौर में भी वोटिंग परसेंटेज 29 और 26 के आसपास है। कह सकते
सकते हैं कि रामपुर की वोटिंग परसेंटेज वो चिंता बढ़ाने वाली है। अगर ये बढ़ती नहीं है तो फिर दोनों प्रत्याशियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में निश्चित रूप से ये सपा का गढ़ रहा है उसको जीतने में हासिल किया था, लेकिन इस बार का मामला दिलचस्प नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी भी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो सीट को बचा सके, वो यहाँ का समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि घनश्याम लोधी एक बार फिर से यहाँ से चुनाव जीत सके। कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी, हालांकि वो भी चले गए हैं क्षेत्र में, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब वोटिंग परसेंटेज होगा और अगर वो बढ़ता है तो फिर दोनों प्रत्याशियों के मौके बनेंगे। बड़ा हॉट सीट रहा है ये रामपुर की जो सीट है अक्षय, बड़ी हॉट सीट रही है। इसको लेकर के सपा की कवायद हमेशा चलती रही, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर की सीट पर किस पार्टी का कब्जा होता है। सर्वेश जी हमारे साथ स्टूडियो में अब मौजूद है, अब गेस्ट का रुख कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले